हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो क्लास 10th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट रहा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद कि सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लॉन्च किए थे, वो क्यों किए थे। ठीक है, और वो कौन कौन से थे। फिर हम बात करेंगे रोलेट एक्ट क्या था, इंडियंस क्यों इसको अपोज कर रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग का जो मस्करे था वो क्यों हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर क्या चीजें हुई थी। फिर हम बात करेंगे द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, खिलाफत का मतलब क्या था, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म से। क्या मतलब होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है, नेशनलिज्म रेफर्स टू द एस्पिरेशन फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस फेल्ट बाय पीपल अंडर फॉरेन डोमिनेंस। देखिए, आप अगर किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल में है, यानी आपके ऊपर जो अधिकार है किसी दूसरे देश का है, और आपके अंदर फीलिंग आने लग जाए कि आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं उनसे। ठीक है, साथ ही साथ आपका देश के प्रति प्यार बढ़ने लग जाता है। ठीक है, आप उसके लिए सेक्रीफाइस होने के लिए रेडी रहते हैं। यही चीज जो है नेशनलिज्म कहलाती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बात करें तो आपका अपने देश के लिए जो है प्यार, और उसकी आजादी के लिए जो है आप लड़ें। ठीक है, उसके लिए सेक्रीफाइस करें, यही जो है नेशनलिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म जो था वो लिंक्ड है किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब देखो, इंडिया एक कॉलोनी हुआ करता ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे तो हम उनकी कॉलोनी थे। ठीक है, हमने उनको अपोज किया, एक मूवमेंट चलाई जिसको हम बोलेंगे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रही थी वैसे वैसे इंडियंस क्या करने लगे, उन्होंने उनके अंदर एक यूनिटी आने लगी। ठीक है, देखिए बोलते हैं कि आपके दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका एक दोस्त है। ठीक है, तो यहां पर कहने को सभी हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के अंदर थे, लेकिन जब सभी का दुश्मन एक हो गया यानी कि ब्रिटिशर्स हो गए, तो सभी एक साथ मिलकर लड़ने लगे। ठीक है, जिससे कि उनके अंदर क्या हुआ, यूनिटी आई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 के अंदर खत्म हुआ। किस किस के बीच में हुआ, सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में। सेंट्रल पावर्स के अंदर जो कंट्रीज थी वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर। ठीक है, देखिए ओटोमन एम्पायर या ओटोमन टर्की आप इसे बोल सकते हैं, काफी बड़ा साम्राज्य था जिसके अंदर मुस्लिम रूलर्स जो थे वो रूल करते थे। ठीक है, और उसके बाद अलाइड पावर्स की बात करूं तो ग्रेट ब्रिटेन जो था, फ्रांस था, रशिया था, इटली, जापान, और 1917 में फिर उसमें यूएसए भी आ गया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के अंदर जीता कौन था, अलाइड पावर्स जीते थे। ठीक है, अलाइड पावर इसमें जीत गए थे। ठीक है, और जीतने के बाद आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कैसे जर्मनी के ऊपर इन्होंने ट्रीटी जो है इंपोज कर दी थी। ठीक है, इनके ऊपर काफी ज्यादा जो है जुर्माना लगाया गया था, इसके इलाके जो है इनसे छीन लिए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, ये बताया गया है कि जो युद्ध शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था सबसे पहले सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में। फिर धीरे धीरे बुल्गारिया के साथ ये कंट्रीज सारी आ गई थी, इटली हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर। और इधर अगर बात करें तो रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको 1917 में जो यूएस था वो इस ग्रुप के अंदर आ गया था, मतलब इन सबके साथ में आ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर क्या रहा, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में असर देखा गया, वो चाहे कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लीजिए या पॉलिटिकली जो है आप बात कर सकते हैं। यानी कि पूरे सभी देशों का काफी पैसा खर्च इसके अंदर हुआ, काफी लोग इसके अंदर मारे गए, कई रूलर्स इस युद्ध के बाद हट भी गए, कुछ नए आए। ठीक है, अच्छा इंडिया के ऊपर बात करें तो इंडिया देखो उस समय पे किसके कंट्रोल में था, ब्रिटेन के।
ठीक है। तो इंडिया के ऊपर भी इस युद्ध का काफी असर हुआ। वो असर कैसा था? सबसे पहले देखो, युद्ध जब भी होता है तो काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो पहले तो यही हुआ, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ युद्ध का सामान खरीदने के लिए, गोला बारूद खरीदने के लिए। अब ये पैसा कहां से आता? ब्रिटिशर्स ने पैसा इंडियन से लेने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने क्या किया? टैक्सेस को बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि जो और पैसा आए और वो युद्ध में जो है स्ट्रोंगली फाइट कर पाए। उसके बाद इनकम टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप जितना कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट आपको हमें देना होगा, ठीक है। फूड ग्रेन्स की जो प्राइस थे, यानी जो खाने के लिए जो अनाज वगैरह था, उनका भी प्राइस काफी बढ़ा दिया गया, ठीक है। फोर्स रिक्रूटमेंट की गई भाई, मतलब जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया आर्मी के अंदर, क्योंकि युद्ध में सैनिकों की जरूरत होती है। वो सैनिक कहां से आएंगे भाई? वो जो उनकी कॉलोनी थी उन्होंने वहां से भी ली, ठीक है। और ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट थी ज्यादातर फ्रेंड्स जो विलेज हुआ करते वहां से होती थी, ठीक है। अब लोगों को क्या लग रहा था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो जो उनकी हार्डशिप है वो खत्म हो जाएगी। हार्डशिप मतलब जो उनकी कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। युद्ध के खत्म होने के बाद भी जो है उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, ठीक है। अब वो परेशानियां क्या थी? जैसे कि 1918 से 1919, 1918 से 1919 और 1920 से 21 जो क्रॉप थी वो फेल हो गई, ठीक है। मतलब फसल जो है उनकी खराब हो गई। अब फसल खराब हुई, उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो काफी हैवी लॉस के अंदर गई, ठीक है, काफी भारी नुकसान उनका हुआ। फूड की शॉर्टेज हो गई। और उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, देखो इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार है, ठीक है, ये महामारी की तरह फैल गया। मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये बुखार जो है फैलने लगा था। तो लोग काफी दुखी थे इससे, ठीक है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर जो है टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया इंडिया के अंदर, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ा दिए गए, और जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो है इंडिया के अंदर जो है सैनिकों की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हमारे जो हीरो थे यानी महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आते हैं। कब? जनवरी 1915 के अंदर, 1915 के अंदर, ठीक है। आफ्टर फाइटिंग सक्सेसफुली, अब वो जो है कहां से लड़ाई लड़के आए थे? वो साउथ अफ्रीका से। वहां उन्होंने लड़ाई लड़ी थी रेसियल रेजिमी से। रेसियल रेजिमी मतलब जो रंग भेद की जो नीति थी, जो वहां काले और गोरे के अंदर जो अंतर किया जाता था, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट की थी, ठीक है। और किस तरह से की थी? एक नोवल मेथड इन्होंने अपनाया था जो था मास एजिटेशन का। मास एजिटेशन मतलब ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा होकर जो विरोध करते थे उनकी पॉलिसीज का, ठीक है। और उसका नाम क्या था? उसको नाम क्या दिया गया था? सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो सत्याग्रह का मीनिंग क्या बनता है? सत्याग्रह का मतलब है इट वॉज ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं? मास एजिटेशन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। देखो ये आइडिया, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं आप। तो आप सत्य के ऊपर जोर देते हुए, ठीक है, आप लड़ाई लड़ते हैं। इट सजेस्टेड दैट इफ कोज वाज ट्रू, ये कहता है कि अगर आपका कारण सही है, सच्चा है, तो आपका जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, यानी अन्याय के विरुद्ध अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इफ योर कोज इज ट्रू, मतलब आपका जो कारण है वो सच्चा है, ठीक है, तो आपको सामने वाले को हराने के लिए किसी भी फिजिकल फोर्स की यानी लड़ाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसे बिना हथियार के भी हरा सकते हैं, ठीक है। तो सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट तरीका है किसी भी ओप्रेसर से लड़ने का, ठीक है। शॉर्ट में अगर बात करूं तो सत्याग्रह का मतलब बनेगा फाइटिंग नॉन वॉलेंटली। आप लड़ तो रहे हैं लेकिन बिना किसी हिंसा के। तो इस हथियार का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने इंडिया के अंदर किया। तो कहां कहां किया, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने यहां सत्याग्रह किया वो था चंपारण। अब ये चंपारण कहां है?
बिहार के अंदर। ठीक है, तो 1916 में इन्होंने क्या किया, चंपारण के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट किया। ठीक है, ये किसके लिए था, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। इंडिगो क्या होता है, इंडिगो से फ्रेंड्स एक ब्लू कलर की डाई बनती है, नीले कलर की आप कह सकते हो, नीला कलर बनता है। ठीक है, अब क्या करते थे ब्रिटिशर्स जो थे, वो इंडिया के जितने भी किसान थे उनको फोर्स करते थे कि आप क्या कीजिए, इंडिगो प्लांट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस इंडिगो की जरूरत इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो उस इंडस्ट्री की जरूरत पूरा करने के लिए वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप क्या कीजिए, इंडिगो ग्रो कीजिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये जो इंडिगो थी इसका जो पौधा होता था वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा लेता था। ठीक है, और एक बार अगर आपने उगा दिया तो उसके बाद उसके ऊपर जो है लगातार खेती आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये रीजन। दूसरा ये रीजन, उस समय पे इंडियंस जो हुआ करते, जो उगाते थे उसी को खा लेते थे। ठीक है, लेकिन इंडिगो एक ऐसी चीज थी जो खाने लायक नहीं थी। ठीक है, तीसरा ये कि इंडिगो उगा भी ली, उगाने के बाद आप बेचेंगे किसको, ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स जिस भी दाम पे चाहे उसी दाम पर उसको लेंगे, तो वो होता था काफी कम दाम। ठीक है, तो इसलिए जो प्लांटर्स थे वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे इंडिगो की प्लांटिंग को। ठीक है, तो महात्मा गांधी वहां गए और उन्होंने वहां पर चंपारण मूवमेंट जो है चलाया। ठीक है, उसके बाद खेड़ा के अंदर, खेड़ा कहाँ है, गुजरात के अंदर, तो ये 1917 की बात है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था, देखो इस एरिया में जो है फेमाइन, कोलेरा और प्लेग जैसी बीमारियां जो है फैली हुई थी। ठीक है, वहां पर काफी जो है अकाल पड़ गया था, और ऊपर से बीमारी जो प्लेग जैसी थी और कोलेरा जैसी बीमारियां थी वो फैल गई थी। अब इससे क्या हुआ, उनकी फसलें तो खराब हुई। ठीक है, साथ ही उनका खर्चा तो था मेडिकल फैसिलिटीज पे बढ़ गया था। ठीक है, तो इसलिए वो डिमांड करने लगे कि आप हमें टैक्सेस के अंदर क्या करिए, रिलैक्सेशन दीजिए, यानी कि आप हमारे टैक्सेस को कम कीजिए। लेकिन उसको जो है इन्होंने, अंग्रेजों ने डिमांड को नहीं माना। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी ने वहां पर जाकर क्या किया, उनके लिए जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया, मूवमेंट चलाई। ठीक है, फिर आता है 1918 का, जो कहा था, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात के अंदर। तो वहां पर यह आंदोलन चलाया गया, किसके लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, प्राइसेस हैड गॉन अप एंड द मिल वर्कर्स वर डिमांडिंग हायर वेजेस। देखो आपने पढ़ा है कि कैसे 1914 से 18 में जब युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने प्राइसेस जो थे बढ़ा दिए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ा दिए थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था, जो मिल वर्कर्स थे, कॉटन के मिल्स में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वो अपनी वेजेस को बढ़वाना चाहते थे। लेकिन जो मिल ओनर्स थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने वहां पर जाकर आंदोलन चलाया, और लास्ट में 35% जो है उनका वेज इंक्रीज हो गया था। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने मदद की कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए। ठीक है, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, ये 1919 में जो है बना था। अब ये जो एक्ट पास किसने किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। अब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, देखो वहां जो कानून बनाने वाली जो एक काउंसिल थी, जो एक समिति थी, ठीक है, उसने ये पास किया था, और इंडियन मेंबर्स ने हालांकि इसका विरोध भी किया। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती इस कानून को पास किया। ठीक है, अब इस कानून को एक नाम और दिया गया, ब्लैक लॉ, काला कानून। क्यों कहा गया काला कानून, क्योंकि इस एक्ट ने क्या किया, दिस एक्ट गेव द एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। देखो इस कानून ने सरकार को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कभी भी दबा सकते थे। कैसे, किसी भी राजनेता को वो क्या कर सकते थे, पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़कर जेल में डाल देते थे बिना किसी ट्रायल के, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा जेल में डाल दिया। आप जेल में बैठे बैठे सोचते रहिए आपने क्या किया। ठीक है, तो ये एक्ट जो था ये अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि जो भी एक्टिविटीज उनके खिलाफ हो रही हैं उन्हें वो दबा सके। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक सत्याग्रह लॉन्च किया इसके, इस लॉ के अगेंस्ट पे।
ठीक है, और काफी हड़तालें की, विरोध हुआ, ठीक है। अब इन सब को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इन रिएक्शन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया, यानी मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। देखो मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें जो है पूरी पावर मिलिट्री के हाथ में चली जाती है, या आप कह लीजिए पुलिस के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो है मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, ठीक है। मार्शल लॉ इम्पोज होते ही जो जनरल डायर था उसने कमान संभाल ली, ठीक है, और उसका कंट्रोल उस एरिया में आ गया कि भैया आपको जो है इस एरिया में सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आना है, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया, अब इसमें आ जाएगा जलियांवाला बाग मस्करें, ठीक है, जो इतनी बड़ी संख्या में जो जलियांवाला बाग में लोग मारे गए थे उसके बारे में बात करते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया ना कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो जलियांवाला बाग था ये एक बाहरी इलाका हुआ करता, ठीक है, और यहाँ के लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं था, एक कंट्री साइड एरिया था, ठीक है। तो क्या था इसमें देखो, ऑन द 13th अप्रैल 1919 a huge crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी जलियांवाला बाग के अंदर। क्यों इकट्ठा हुई थी, देखो कुछ तो प्रोटेस्ट करने आए थे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी का फेयर जो है, जो एक त्योहार हमारा है बैसाखी का, वो वहां पर मनाने आए थे, ठीक है। तो एक मेला वहां पे लगा हुआ था, उसके अंदर वो एंजॉय करने के लिए वहां आए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही जनरल डायर को पता लगा, जनरल डायर ने क्या किया, वहां पे एंट्री की, उसने एग्जिट पॉइंट को क्या किया, ब्लॉक किया, और सीधे ही बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर ऑन द क्राउड, इसने क्या किया, क्राउड के ऊपर गोली चलवा दी, किलिंग हंड्रेड्स। अब इसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है। अब जैसे ही इस इंसिडेंट की न्यूज फैली आसपास के अंदर, तो लोग जो थे गुस्से में आ गए। एज द न्यूज स्प्रेड, स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई, क्लैशेस, संघर्ष हुए, जो है लोग भिड़ने लगे पुलिस के साथ, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड। जो भी जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, कोई ऑफिस था, ठीक है, उनके ऊपर जो है लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। क्यों, गुस्से में थे वो। द गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। देखो यहां पर जब सरकार ने देखा कि ये बुरे तरीके से हमारी बिल्डिंगों पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ऑफिस पे अटैक कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक ब्रूटल रिप्रेशन किया, मतलब निर्दयी तौर से जो है उनको दबाने की कोशिश की, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारे सत्याग्रहियों को पकड़कर, ठीक है, वो उनसे क्या करवाते, सल्यूट करवाते, जो है उनकी नाक जमीन पे रगड़वाते, ठीक है, नोज तो थी वो जमीन के ऊपर रब करवाते थे, ठीक है, या फिर सलाम, जो सलाम करने का ऑर्डर देते थे कि आप जो है गेट पे खड़े हो जाइए और सभी ब्रिटिशर्स को या जो भी आ जा रहा है यहाँ पे उन सबको सलाम कीजिए, ठीक है। ये सब इसलिए किया था कि ये लोग डर जाएं और ये अपना आंदोलन जो है, ये जो स्ट्राइक जो कर रहे हैं उसको बंद कर दे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये काफी हिंसक होता गया। अब ये हिंसक होता गया तो क्या किया, महात्मा गांधी कोल्ड ऑफ द रोलेट सत्याग्रह एज द वॉयलेंस स्प्रेड। जैसे ही जो है वॉयलेंस हुई, ठीक है, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इस रोलेट जो सत्याग्रह था उसको भी बंद कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने हमेशा अगर थोड़ी वॉयलेंस हो जाती उसके अंदर, तो महात्मा गांधी क्या करते थे, उस आंदोलन को बंद कर देते थे। क्यों कर देते थे, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि उनका आंदोलन अहिंसक तौर पर, यानी कि नॉन वायलेंटली चले, इसमें कोई जो है मार पिटाई ना हो, ठीक है, किसी तरह का कोई संघर्ष इसके अंदर ना हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो जलियांवाला बाग का आज भी जो मौजूद है अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर, ठीक है। ये बाहर का गेट आप देख सकते हो, वहां पर जो स्मारक बना रखा है वो देख सकते हो, ये वो गोलियों के निशान है, ठीक है, जो आपको स्क्वायर्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो गोलियों के निशान जो आज भी वहां पर मौजूद है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई खिलाफत मूवमेंट की। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था इसके बारे में बात करते हैं। देखो आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता था, अलाइड पावर्स जीती थी। अब जो सेंट्रल पावर थी उसके अंदर एक ओटोमन एम्पायर आपको याद होगा, ओटोमन टर्की आपको याद होगा, ठीक है। देखो उसका जो हेड था, उसके हेड को बोला जाता था खलीफा, ठीक है। अब उस खलीफा के लिए ही
ये जो है आंदोलन खिलाफत मूवमेंट चला था। क्या था ये, पढ़ते हैं ये। खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय टू ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। दो भाई थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। देखो ये मोहम्मद अली अलग है, ये कई बच्चे इसको मोहम्मद अली जिन्ना समझने लग जाते हैं, लेकिन ये मोहम्मद अली अलग है, ठीक है। तो ये दो भाई थे, इन्होंने इस मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया और इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। कब बनाई, बॉम्बे में बनाई, मार्च 1919 के अंदर बनाई, ठीक है, ताकि क्या कर सके, खलीफा की टेम्परल पावर्स को वो क्या डिफेंड कर सके। खलीफा कौन, जो ओटोमन एम्पायर का जो हेड था खलीफा, वो मुस्लिमों का एक्चुअली एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता, ठीक है, और उस स्पिरिचुअल लीडर के ऊपर ज्यादा जो पाबंदियां ना लगे, इसके लिए ही जो है सारे मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और इंडिया में जो है खिलाफत कमेटी बनी थी, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, बात की इन दोनों से, ठीक है। इनमें आप देख सकते हो शौकत अली और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, सॉरी जिन्ना नहीं, सॉरी मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इसके अंदर गांधी जी ने क्या किया, बात की और जो है इनको मना लिया, किस चीज के लिए, कि हम जो है मिलके लड़ते हैं, खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक कर देते हैं, ताकि देश में क्या आ सके, स्वराज आ सके, ठीक है, यानी हमारा राज आ सके, ठीक है, ब्रिटिशर्स को हम भगा पाए, ठीक है। और फिर कहते हैं एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने पहले मुस्लिमों को मना लिया ताकि वो एक साथ मिलकर लड़ सके, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक हम एक नहीं होंगे ना, तब तक हम इन अंग्रेजों से छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर है कि महात्मा गांधी ने सभी कांग्रेस के लीडर्स को नागपुर सेशन के अंदर मना लिया कि हमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की जरूरत है मुस्लिमों के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शुरू हो गई, जिसका नाम क्या रखा गया, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, यानी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन दोनों एक साथ आ गए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए इस पे, ठीक है। फिर कहते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, इस डेट को याद रखना, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू की गई थी, 1921 में, जनवरी 1921 में। देखो मांग कब अडॉप्ट की गई थी, 1920 के अंदर, ठीक है, लेकिन शुरू कब हुआ था, 1921 के अंदर, यानी 1921 में। इन दिस मूवमेंट वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड बट द टर्म मींट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, इस बात को समझना जरूरी है। देखो मेन जो ऑब्जेक्टिव था स्वराज लाना था, लेकिन स्वराज का मीनिंग सबने अपने अकॉर्डिंग बना लिया था, ठीक है। तो इस मीनिंग को क्या बनाया था, ठीक है। देखो जैसे कोई शब्द है, उस शब्द का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है सोना, यानी कि स्लीप, आप सो जाते हैं, वो सोना है। एक सोना और है, यानी कि गोल्ड, ठीक है। तो मीनिंग अलग अलग है, डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें है द मूवमेंट इन द टाउन्स, सबसे पहले ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी टाउन्स के अंदर कैसे चली, तो इट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी, इसमें जो है सिटीज के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास ने, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया भाई, अपने स्कूल को छोड़ दिया, टीचर्स ने भी स्कूल को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। और लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, केस लड़ना बंद कर दिया, कोर्ट जाना बंद कर दिया, ठीक है। काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड, जो उस समय काउंसिल हुआ करती उसके इलेक्शंस में भी किसी इंडियन ने भाग नहीं लिया। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, बायकॉट का मतलब क्या होता है भाई, बहिष्कार कर देना कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। फॉरेन गुड्स को खरीदने की मना जो है बहिष्कार कर दिया गया कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पिकेटेड का मतलब होता है कि आप किसी भी शॉप के एंट्रेंस पे खड़े हो जाते हैं और किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देते, यानी किसी को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा, आगे देखते हैं। तो लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, ठीक है, यानी लिक्विड शॉप्स के अंदर एंट्री को बंद कर दिया गया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट थी ये लंबे टाइम तक
इफेक्टिव नहीं रही। क्यों नहीं रही, इसके पीछे दो रीजन है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले भाई, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन होने के पीछे रीजन क्या रहा भाई? रीजन की बात की जाए तो एक तो सबसे पहली बात, आपने विदेशी कपड़े छोड़ तो दिए, लेकिन आप पहनेंगे क्या? फिर क्या खरीदेंगे? खादी कपड़ा। और खादी कपड़ा क्या था उस समय पे? काफी महंगा था, ठीक है। क्यों महंगा था? देखो, ये तो सारा काम होता था हाथों से बनाने का, ठीक है। और इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था वो मशीनों से बना होता था, तो ज्यादा सस्ता हुआ करता, ठीक है। दूसरी बात, ये कपड़ा बनता भी कम था, ठीक है। तो पुअर पीपल तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, इसे खरीद ही नहीं पाते थे। इसलिए धीरे धीरे क्या किया लोगों ने, वापिस जो फॉरेन गुड्स जो थे, यानी जो कपड़े वगैरह थे, उनको खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा रीजन क्या रहा भाई? आपने जो है इंडियन जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़ तो दिया, आप स्कूल में नहीं जा रहे ब्रिटिश के, आप जो है कोर्ट में नहीं जा रहे, लेकिन कोई उसके लिए अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना, कि जिसमें आप जा सकें, यानी कि कोई इंडियन स्कूल होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं, ये आ भी रहे थे तो काफी स्लो आ रहे थे, यानी बहुत कम थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, जो इंडियन स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, मजबूरी में ये क्या करने लगे, वापस उन्हीं स्कूलों में, कॉलेजेस में जाने लगे, ठीक है। इसी कारण शहरों में ये जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट थी, वो स्लो डाउन हो गई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड एरिया बेसिकली बात होती है कि जो बाहर के इलाके हैं, यानी मेन सिटी से बाहर के इलाके हैं, यानी कि गांव के इलाके, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे फिजेंट्स एंड ट्रेवल टुक ओवर स्ट्रगल विच टर्न्ड वॉयलेंट ग्रेजुअली। इन्होंने अपना अलग मतलब निकाला, ठीक है, किसका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपको, शहरों में इसका मतलब जो रहा वो इस तरह का रहा। अब हम गांव के अंदर, और जो ट्राइबल्स थे, यानी जो आदिवासी इलाके थे, वहां क्या मतलब था? वहां पर ये वॉयलेंट हो चुकी थी, ठीक है, यानी कि वो लोग लड़ने लगे थे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं फीजेंट मूवमेंट इन अवध, जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, कहां? अवध के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, द फीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। इन फीजेंट, इन किसानों को, इनका जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। अब ये बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी हुआ करते, जिन्होंने इंडेंचर्ड लेबरर की तरह काम किया था, यानी कि एक बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर कहने का मतलब, इन्हें जो है एक बॉन्ड पे साइन करवा कर जो है फिजी के अंदर काम करने के लिए ले जाया जाता था। और आमतौर पर ये बॉन्ड जो होता था 5 साल 10 साल इस तरह से हुआ करता, ठीक है। दे वर अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। अब अवध के जो फीजेंट थे वो किसके अगेंस्ट थे? तालुकदार और लैंडलॉर्ड के, ठीक है। लैंडलॉर्ड यानी कि जिसके पास काफी जमीन होती है, जो इन किसानों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ तालुकदार कौन होते हैं? अभी तालुकदार वो लोग हुआ करते जो ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे, यानी कि किसानों से टैक्स लेकर ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इन दोनों के खिलाफ थे। क्यों थे? Peasants had to do begar and work at landlord farms without any payment. किसानों को बेगार करना पड़ता था। बेगार मतलब क्या है? वर्क विदाउट पेमेंट। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट, आप बिना किसी पेमेंट के काम कर रहे हैं, ठीक है। और लैंडलॉर्ड के खेतों के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो जो नाराज थे लैंडलॉर्ड से। और द फीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। फीडेंस जो थे डिमांड कर रहे थे कि आपने जो रेवेन्यू लगा रखा है, यानी जो टैक्स या लगान जो आपने लगा रखा है, उसमें आप कमी कीजिए। अबोलिशन ऑफ बेगार कीजिए, बेगार को आप खत्म कीजिए, ठीक है। अब इसी के चलते क्या हुआ? सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। जो जो ऐसे दबाने वाले, यानी कि जो इनके ऊपर जुल्म करने वाले जो लैंडलॉर्ड है, उनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ये सब उनकी डिमांड थी फीजेंट्स की अवध के अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या? इन 1920 द ओध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? एक ओध किसान सभा बनाई, ठीक है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कई लोगों का इसमें हाथ रहा, ठीक है। तो इस किसान सभा ने क्या किया? लोगों को अवेयर किया, पूरे अवध के अंदर जाके जो है इन्होंने अवेयर किया लोगों को।
एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, अब जैसे यहाँ पर मूवमेंट आई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जो तालुकदार जो थे उनके घरों पर, मर्चेंट व्यापारियों के घरों पर हमला किया गया, ठीक है, बाजारों को लूट लिया गया और अनाज के जो गोदाम थे उनको सबको क्या किया गया, अपने कब्जे में किसानों ने ले लिया। कहने का मतलब ये मूवमेंट जो थी वॉयलेंट हो गई इन इलाकों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ ट्रेवल्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी इलाके थे उनके अंदर कैसे रही, ठीक है, यानी कि मूवमेंट जो चली थी गुद्देम हिल्स। अभी गुद्देम हिल्स कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ट्राइबल फीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, ठीक है। क्या हुआ था भाई, यहाँ के जो आदिवासी लोग थे इन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज का अपना ही अलग मतलब बना लिया था, ठीक है। द colonial government had closed large forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle। आप सभी ने पढ़ा है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां के लोकल पीपल को फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने से रोक दिया था, बैन कर दिया था कि आप जो है जंगल में नहीं जा सकते हैं, चाहे वो ग्रेज देयर कैटल हो यानी कि उनके पशुओं को चराने के लिए हो, या फिर आपको लकड़ी इकट्ठा करनी है, फ्रूट इकट्ठा करने, आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो चुके हैं, आपने 9th में पढ़ा है। इन द गोद्यम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में जो गोद्यम हिल्स है वहां पर क्या हुआ, एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चल रही थी। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट मतलब हथियारों से जंग चल रही थी। गुरिल्ला का मतलब ये नहीं है कि गुरिल्ला वो साथ लेकर घूमते थे, गुरिल्ला का मतलब क्या है कि वो लड़ रहे थे हथियारों के साथ, ठीक है। अब स्प्रेड इन द अर्ली 1920s लेड बाय अलूरी सीताराम। अब यहाँ जो मूवमेंट चल रही थी गुद्दम हिल्स में, उसमें हेड कौन था उनका, अलूरी सीताराम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन था। कैसे था इंटरेस्टिंग भाई, अलूरी सीताराम क्या कहता था, क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, उसके पास क्या है, स्पेशल पावर है, ठीक है। ही स्पेशल पावर भी कैसी, जैसे कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता है, यानी कि जो है भविष्य देखकर बता सकता है, ठीक है। और बुलेट भी जो है उसको अगर लगेगी तो उसका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। तो लोग जो थे उसे क्या मानते थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे, यानी भगवान का अवतार भी लोग उसे कई मानते थे, ठीक है। ही asserted that India could be liberated only by use of force। हालांकि महात्मा गांधी के कुछ विचारों को ये मानता था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो था ये कहता था कि हमें आजादी सिर्फ और सिर्फ फोर्स से मिलेगी, यानी लड़कर मिलेगी, ठीक है। महात्मा गांधी का जो ड्रिंकिंग क्वाइट करने वाला जो था, यानी कि शराब छोड़ने वाला, उनको सपोर्ट करता था, ठीक है। फिर है द गुद्दम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। ये गुद्दम रिबेल्स यानी जो विद्रोही थे गुद्दम के, जिनका हेड अलूरी सीताराम था, ये अटैक कर रहे थे पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इन्होंने मार दिया था, ठीक है। और ये कोशिश कर रहे थे कि इस लड़ाई से हम क्या कर सके, अचीविंग स्वराज, स्वराज लेके आए, ठीक है। अब अंत में क्या हुआ, राजू वॉज कैप्चर्ड, अलूरी सीताराम राजू जो था उसको पकड़ लिया गया और फिर इसे जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया 1924 के अंदर। लेकिन फिर भी ये वहां पर क्या बन गया, एक फोक हीरो। फोक हीरो मतलब आपका एक नायक बन गया, ये वहां पर एक हीरो बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस मतलब जो बागान थे, ठीक है, चाय के, कॉफी के, उनके अंदर जब ये बात फैली कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया है, स्वराज लाने की बात चली है, तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, ठीक है। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मीनिंग मूविंग फ्रीली। उन्होंने समझा कि स्वराज का मतलब है कि हम फ्रीली कहीं भी घूम फिर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों था, क्यों सोचते थे वो, दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। एक ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कानून था जिससे कि आप अगर जो है बाहर जाते हैं प्लांटेशन से, यानी उस बाग से, तो आपको अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस कानून के कारण ऐसा था, ठीक है। ये कानून प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लीविंग द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। ये उन्हें रोकता था कि बिना परमिशन के आप जो है इस बाग से, इस प्लांटेशन से बाहर निकलकर अपने घर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब ये परमिशन उन्हें कभी मिलती नहीं थी, ठीक है।
यानी कि वो कई सालों तक उस बागान में काम करते रहते थे। फिर कहता है ईच ग्रुप इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। सब ने अपना जो मीनिंग निकाला स्वराज का वो अपनी तरीके से ही निकाला, ठीक है। और वो क्या विश्वास रखते थे कि गांधी राज आ रहा है और सबको क्या है उनके गांव के अंदर जमीन मिलेगी, ठीक है। ऐसा सोचकर क्या हुआ भाई, बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स जो थे अपना काम छोड़कर वहां से भाग गए, ठीक है। और भागने के लिए वो जो है स्टेशन की तरफ गए। अब क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी सभी की, ठीक है, तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्ट्राइक है, तो वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इनको सबको, प्लांटेशन वर्कर्स को, और इनको ब्रूटली बीटन अप, और बुरी तरीके से इनको वहां पर पिटाई इनकी की गई। कहने का मतलब प्लांटेशन वर्कर्स की थिंकिंग ये थी कि उन्हें इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से आजादी मिल जाएगी और अपने गांव जाने की आजादी उन्हें मिल जाएगी, ठीक है, जहां उनके पास अपनी जमीन होगी, ठीक है। ऐसा प्लांटेशन वर्कर्स का मानना था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो क्यों जो है बंद किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। देखो एक इंसिडेंट हुआ था कहां, चोरी चोरा के अंदर, 1922 के अंदर। अब ये चोरी चोरा कहां था फ्रेंड्स, देखो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था कब, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। इस इंसिडेंट की आप एक फोटो यहाँ देख सकते हो जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दी गई है, ठीक है। इसमें जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये क्या था इसके बारे में बताया गया है, चोरी चोरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी चोरा नाम की जगह है। अब ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हालांकि उस समय इसको उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ठीक है। लेकिन आज हम इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया में गोरखपुर जगह के अंदर, ठीक है, जो चोरी चोरा वाला जो जगह थी वहां पर ये इंसिडेंट हुआ 4 फरवरी 1922 को। हुआ क्या था, ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर जो थे पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक बहुत बड़ा ग्रुप था प्रोटेस्टर्स का, वो जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल थे। उनका क्लैश हो गया, यानी वो भिड़ गए। किससे भिड़ गए भाई, पुलिस वालों से। अब पुलिस वालों से भिड़ने के बाद पुलिस वालों ने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया, गोलियां चला दी। अब गोलियां चलाने के बाद जो हमारे प्रोटेस्टर थे वो कहां रुकने वाले थे, इन्होंने भी क्या किया, इन रिटेलिएशन द डिमोन्स्ट्रेटर्स थे, यानी जो विरोध करने वाले जो थे, उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन के ऊपर। उस पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया, आग लगा दी, ठीक है, जहां वो पुलिस वाले जाकर छुप गए थे, ठीक है। किलिंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स, यानी आग लगाने के बाद देखो क्या हुआ, उसके अंदर जो भी अंदर मौजूद था, जो भी ऑक्यूपेंट्स थे वो सब मारे गए। द इंसिडेंट लेड टू द डेथ ऑफ 3 सिविलियंस। 3 सिविलियंस मतलब आम नागरिक जो थे वो इसमें मारे गए, ठीक है। जो प्रोटेस्टर्स भी थे 3, और 22 जो थे पुलिसमैन मारे गए थे, ठीक है। अब महात्मा गांधी ऐसे किसी भी इंसिडेंट के खिलाफ थे, वो कभी भी जो है वॉलेंटली नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जब इसके बारे में सुना, वो क्या हुआ, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है, इसे जो है कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है, 12 फरवरी 1922 के अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा नॉन कोऑपरेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई थी साल्ट मार्च से, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, दलित का पार्टिसिपेशन कैसे था, और साथ ही साथ फिर उसमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को बढ़ाने के लिए कल्चर ने क्या रोल प्ले किया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।